नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बीमार हूँ तो क्या, घर का काम तो मुझे ही करना है। इसकी लेखक है कीर्ति मल्होत्रा। रोज रोज ये क्या बीमारी के चोंचले लगा रखे हैं, कभी यहाँ दर्द कभी वहाँ दर्द। और आज तो सीधा बुखार लेकर बैठ गई हो, दिखाने के लिए थर्मामीटर लगाकर। घर गृहस्थी के आगे हम औरतें ये छोटी मोटी बीमारियां नहीं देखती। तुम आजकल की लड़कियां जरा सी छींक आई नहीं बिस्तर पकड़ लेती हो। पता नहीं कितनी नाजुक कली हो। नेहा को थर्मामीटर से बुखार नापते देख सासू माँ कलावती जी का पारा हाई हो गया और वहीं से चिल्लाने लगी। उसमें उनका साथ उनकी बेटी नमिता भी देने लगी। भाभी, ये सब ससुराल में शोभा नहीं देता। हमें देखो, हम तो यहाँ मायके में भी 2 घड़ी चैन से नहीं बैठते। कभी हमारे ससुराल भी आकर देखो, पल भर भी चैन नहीं है, कमर सीधी नहीं होती। सासू माँ हर समय सर पर सवाल उठाती रहती है। ननद रानी मिताली हाथ नाचते हुए बोली, अच्छा तो आप लोगों को मेरी बीमारी से भी फर्क नहीं पड़ता क्या? बीमार हूँ तो क्या हुआ, घर का काम तो सारा मैं ही करूँगी। आप लोग तो नहीं करने वाले, फिर इतना क्यों सुना रहे हो? मेरे हाथ में थर्मामीटर क्या देख लिया? आप दोनों के हाथ पांव फूल गए। यहाँ तो किसी को मेरी बीमारी से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ तो मैं अपना ख्याल खुद ही रखूँगी। जी, आप तो मुझे ना ही बताएं कि आप अपने ससुराल में क्या क्या करती हैं। आपकी तारीफ़ों के किस्से तो आपकी सासू माँ खुद ही फ़ोन करके आपकी माँ को बताती है। शुक्र मनाइए, वहाँ के लोग बहुत सज्जन हैं, इसलिए आपको झेलते हैं। नेहा वैसे भी बुखार से परेशान थी और दोनों सास ननद की बातें सुनकर वो और भी झुंझला गई। उसने बुखार नाप कर देखा तो बुखार बहुत तेज था। उसने जल्दी से बेटी को आवाज़ दी, बेटा मेरे सर पर ठंडे पानी की पट्टी रख दो और ये दवाई मुझे दे दो। बेटी अभी 5 साल की थी, लेकिन फिर भी माँ के कहने पर पहले जल्दी से माँ को पानी लाकर दिया, फिर वो पट्टी रखने लगी। थोड़ी देर में उसे राहत मिली तो उठने की कोशिश करने लगी, तो बेटी ने कहते हुए रोका, माँ आप बीमार हो, आप लेटी रहो। बेटा बीमार तो हूँ पर क्या करूँ, घर के काम तो मुझे ही करने हैं। अभी तुम्हारे पापा ऑफिस से आ रहे होंगे, उनके लिए खाना भी बनाना है। भाभी, माँ कह रही है मौसी जी रात में से परिवार आएंगी तो फिर खाना खाकर ही जाएंगी, इसलिए सबके हिसाब से खाना बना लीजिए। नेहा ने सुनकर कुछ नहीं कहा कि कहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई नहीं समझेगा। ये सोचकर वो काम में लग गई। किचन में गई तो सिंक बर्तनों से भरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे रसोई घर के बर्तन झूठे पड़े थे। दूसरी तरफ सब्जियां बिखरी पड़ी थी, किसी ने समेटकर धोकर रखने की जहमत नहीं उठाई। दूध बाहर ही पड़ा था, किसी से फ्रिज में भी नहीं रखा गया। ननद जी ने अपनी ओर से अपने लिए माँ के लिए चाय बनाई और भगोना गैस के पास वैसे की वैसे पड़ा रहा। देखकर ही दिमाग भन्ना सा हो गया। क्या कहें, क्या कर सकते हैं? क्या ये घर सिर्फ मेरा ही है? तब तो हर बात में ये ताना दिया जाता है कि घर तुम्हारा नहीं है। फिर घर की सारी जिम्मेदारियां क्यों बहू के हवाले कर दी जाती हैं? लेकिन फिर काम याद आ गया, सर दर्द से फटा जा रहा था। लेकिन जल्दी से बर्तन साफ किए, सब्जियां समेट कर रखी, किचन साफ किया और रात का खाना बनाने में जुट गई। देखो ना माँ, मैं कहती थी ना बहाने बना रही है भाभी। देखो सुनाने के बाद कैसे जल्दी जल्दी काम हो रहा है। अब रात में नेहा ने मौसी सास के परिवार की आवभगत अच्छी तरह से की। उस समय उसे देखकर सबको यही लग रहा था कि उसे कोई बीमारी नहीं है, वो ठीक है। सबके जाने के बाद उसने जल्दी जल्दी सब काम समेटकर काम खत्म किया। कमरे में जाने लगी तो सासू माँ पतिदेव के सामने सुनाने लगी, दिन में तुम्हें बड़ी तेज बुखार था, ठंडे पानी की पट्टियाँ रखवाई जा रही थी। इस समय तो बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर सबसे बातें कर रही थी।
मैं ना कहती थी सब बहानेबाजी है और कुछ नहीं। हाँ, सच में मुझे ऐसा ही लगा। पतिदेव भी बोले, गौरव, वो लोग मेहमान थे, उनका हंसकर स्वागत करना मेरा फर्ज था। वो लोग जरा सी देर के लिए आए थे। मैं उनके सामने अपनी बीमारी लेकर बैठ जाती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी मेरी बीमारी से इस घर के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सारा काम तो मैं ही करती हूँ, अपना ख्याल मैं खुद रखती हूँ। उसके बावजूद सबकी बातें भी मैं सुनती हूँ, जैसे मैं जानबूझकर बीमार पड़ गई हूँ। जबकि पूरे दिन घर का काम जहाँ जैसा मैं छोड़कर आई थी वैसा ही पड़ा था। किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। अब सबके जाने के बाद मैं आराम करना चाहती हूँ, तब भी मुझे सुनाया जा रहा है। आज सारा दर्द बाहर आ गया, कहते हुए नेहा रोने लगी। नेहा, तुम एक बार मुझे फ़ोन कर देती, मैं डॉक्टर के यहाँ ले चलता, गौरव ने कहा। इस समय आप ये बात कह रहे हैं, उस समय शायद आप भी अपनी माँ बहन के सुर में सुर मिला रहे होते। क्योंकि मेरी तबीयत खराब होते हुए भी आपको भी यही लगने लगता है कि मैं बहाने बना रही हूँ। सॉरी नेहा, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। पहले तो इसी समय चलकर डॉक्टर को दिखाते हैं। गौरव उसी समय नेहा को डॉक्टर के यहाँ लेकर गया। घर आकर उसने नेहा को पूरा आराम करने के लिए कहा और बोला, तुम घर के कामों की चिंता मत करो, सब मिलकर कर लेंगे। कोई नहीं करेगा तो मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूँगा। पति की बात सुनकर नेहा को संतुष्टि मिली और वो आंखें बंद करके लेट गई। सास ननद अपना सा मुंह लेकर रह गई। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ जो कल हुआ वो आज मैं नहीं होने दूंगी। इसकी लेखक है चेतना अग्रवाल। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अपने सारे गहने बेच रही हो। इतने में तो हम श्रेया की शादी कर देंगे। फिजूल खर्ची के लिए गहने क्यों बेचने? सारी अकल कहाँ बेच दी तुमने? तन्मय चीखते हुए बोला। तन्मय की आवाज़ सुनकर रिंकी के हाथ रुक गए। वो अपने सारे गहने एक तरफ इकट्ठा कर रही थी। अभी तो मैं गहने बेच रही हूँ, कल को मैं अपनी ज़मीन भी बेचने जाऊँगी। मैं अपनी बेटी के आगे बढ़ते हुए कदमों को नहीं रोकूंगी। रिंकी दृढ़ स्वर में बोली। तुम पागल हो गई हो क्या? ज़मीन भी बेच दोगी तो हम खाएंगे क्या? दोनों लड़कियों की शादी भी करनी है, कैसे होगा सब? मेरी नौकरी से खर्चा आराम से चल रहा है। ज़मीन से होने वाली इनकम तो बस इधर उधर बटने में ही खर्च हो जाती है, कहकर रिंकी ने अपनी सास की तरफ देखा। बेटा, तू बेकार इसको समझाने की कोशिश कर रहा है, ये नहीं मानने वाली। मेरी तरफ तो ऐसे देख रही है जैसे मैं अपने ऊपर खर्च करवा रही हूँ। दोनों छोरियों को पढ़ने भेज रही है। अरे कुछ नीच ऊंचा नीचा हो जाएगा तो शादी कैसे होगी? और लड़कियों को क्या खाली हाथ विदा करोगी? शादी के बाद खाली हाथ रहने से अच्छा उन्हें खाली हाथ विदा करना है। कम से कम उनके पास अपनी पढ़ाई का हुनर तो होगा। काश मेरे पापा ने भी मुझे समझा होता तो आज मुझे ऐसे रोना ना पड़ता, कहते हुए रिंकी अतीत में चली गई। आज से 22 साल पहले जब उसने ग्रेजुएशन किया था, आगे और पढ़ना चाहती थी। बहुत मन था कि वकालत पढ़ ले, लेकिन उसी दिन पापा ने फरमान सुना दिया कि आज लड़के वाले आ रहे हैं रिश्ता पक्का करने। उन्होंने रिंकी को बाजार में देख लिया और उन्हें रिंकी पसंद है। अपने पापा के पास जाके रोई, गिड़गिड़ाई। पापा ने भी अपनी मजबूरी दिखाई। उसके बाद छोटे भाई बहन की पढ़ाई और उनकी भी शादी, कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा? पापा, जो पैसा मेरी शादी में लगा रहे हो उतने में मैं पढ़ लूँगी, फिर मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ। तब आप जहाँ बोलोगे मैं शादी कर लूँगी। लेकिन शायद पापा को मेरी काबिलियत पर भरोसे से ज़्यादा समाज का डर था कि लोग क्या कहेंगे।
और मेरी शादी तन्मय से हो गई। जो गहने माँ ने स्त्री धन कहकर दिए थे वो तो मेरे कभी हुए ही नहीं। सास ने सारे गहने लेकर अपनी तिजोरी में रख दिए, कभी पहनने को भी नहीं दिए। जमीन का एक टुकड़ा पापा ने मरते समय मेरी दोनों बेटियों के नाम किया। तन्मय का बिजनेस कभी रफ्तार पकड़ नहीं पाया, हमेशा ससुराल में स्वाभिमान को कुचलकर जीती रही। जी के जाने के बाद घर में खाने की दिक्कतें शुरू हो गई। तब रिंकी को एक स्कूल में नौकरी मिल गई, जिससे धीरे धीरे घर का खर्च चलना शुरू हुआ। फिर रिंकी को जब पापा से ज़मीन मिली तो उसे किसी किसान को खेती पर दे दी गई। अब घर के हालत थोड़े सुधरने लगे थे, लेकिन सासू माँ ने फिर अपना खेल शुरू कर दिया। ज़मीन से होने वाली आय धीरे धीरे अपने कब्जे में लेनी शुरू कर दी, जो अपनी लड़कियों को लेने देने के नाम पर ख़त्म हो जाती है। अब रिंकी को होश आया तो उसने सबसे पहले अपने गहने सासू माँ से वापस मांगे। बड़ी मुश्किलों से उसे गहने वापस मिले। आज दोनों जुड़वा बेटियां फिर उसी दोराहे पर खड़ी हैं, जहां एक रास्ता उनकी शादी की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता उन्हें इंजीनियर बनाने की तरफ जाता है। दोनों पढ़ाई में बहुत होशियार हैं। रिंकी को उनकी मेहनत पर पूरा भरोसा है और आज उसके इस भरोसे के ऊपर समाज का डर या सास व पति के ताने भारी नहीं पड़ेंगे। तभी श्रेया और खुशी वहां आ गई और रिंकी के गले में पड़कर बोली, मम्मी हम पर भरोसा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको निराश नहीं करेंगे। आपने अपनी जीवन भर की पूंजी हमारे ऊपर लगाई है, इसे वापस हम दोनों ही लाएंगे, ये आपसे हमारा वादा है। बेटियों के आते ही रिंकी वर्तमान में वापस आ गई। पिछले साल का कड़वा अनुभव कर लिया था उसने। वो उन्हें गले लगाते हुए तन्मय से बोली कि मेरा फैसला गलत नहीं है। जो कल हुआ वो आज नहीं होने दूंगी। आने वाले कल में बेटी भले ही बिना गहनों के विदा होगी, लेकिन उनके पास उनकी विद्या का गहना होगा, जो उनका सबसे बड़ा स्त्री धन है और उनकी ज़रूरत के समय उनके काम आएगा। तन्मय और उसकी माँ चुप थे, बोल भी क्या सकते थे एक माँ के दृढ़ निश्चय के आगे। रिंकी ने आज अपने हौसलों को रंग से रंग दिए थे।